नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, देखो क्या है कि जब भी हम बात करते हैं पार्टिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस की, तो जनरली हमें तीन तरह की थ्योरी डिस्कस करनी होती है। एक थ्योरी होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक होती है फर्मी डिरैक और एक होती है बोस आइंस्टाइन। तो ये तीनों थ्योरीज आप डिटेल में पढ़ोगे फोर्थ सेम में या आप थर्ड सेम में, आई थिंक। ठीक है, पर उसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रो जो है वो यहीं पर पढ़ लेंगे। वो है अबाउट द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पार्टिकल्स की वेलोसिटी के बारे में अपने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और कुछ मेथड दिए कि आप कैसे इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो, कैसे आप मैथमेटिक्स को यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या कंसीडर किया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये माना कि मान लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ith सेल, जो हमने कहा था कि फेस स्पेस को हम बहुत छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड करेंगे, तो किसी भी ith सेल के अंदर जिसकी एनर्जी EI है, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स NI हैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव ऑफ बीटा EI। यहाँ पर बीटा का मतलब होता है 1/kT, रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। देखो यहाँ पर उन्होंने ऐसा इसलिए कंक्लूड किया क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ नेगेटिव साइन है और बीटा का मतलब है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ई की पावर नेगेटिव ऑफ 1/kT और ऊपर है EI। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ये ओवरऑल फैक्टर जो है ये कम होता जाएगा। ठीक है, और ये पूरा कम हो रहा है और साथ में क्या है, माइनस साइन, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इनकी ith सेल टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, ऐसा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कंसीडर किया। ठीक है, तो हमने उसी इक्वेशन को फर्दर किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, एक इक्वालिटी का साइन लगाया और एक कांस्टेंट यूज़ कर दिया, दैट इज़ ए। अब हमने मान लिया कि आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट सेल के अंदर हैं, जिसमें पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सेस के अलोंग वी एक्स है, वाई के अलोंग डी वी वाई है, जेड के अलोंग डी वी जेड है। ठीक है, और जो रेंज है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वो अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स है। ऐसे ही साइज ऑफ सेल एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स है, वाई टू वाई प्लस डी वाई है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी होंगे पूरे फेज स्पेस में, उनको आप किस इक्वेशन से दे सकते हो। देखो NI है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith सेल। टोटल डायमेंशन स्पेस की क्या है, dx dy dz वॉल्यूम स्पेस और dvx dvy dvz वेलोसिटी स्पेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो हो गए ये आपके कि आपने कंप्लीट फेज स्पेस को यहाँ इंक्लूड कर दिया। और हमें पता है NI वॉज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बीटा आई, मतलब यहाँ पर भी आ गया dx dy dz dvx dvy dvz, दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया है फेज स्पेस वॉल्यूम से। ठीक है, यहाँ पर जो EI है, EI का मतलब है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और वेलोसिटी का मतलब क्या है, vx² प्लस vy² प्लस vz²। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन को हमने रीराइट किया और हमने चेंज किया, यहाँ पर EI की जगह हमने पुट कर दिया हाफ m vx² vy² vz² एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर हम ये कहें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू होल फेज स्पेस वॉल्यूम, तो यहाँ पर NI को आप लिख सकते हो कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर 6 डिफरेंशियल्स हैं तो आपने 6 इंटीग्रेशन यूज़ किए और ये राइट हैंड साइड की इक्वेशंस टर्म्स को आपने एज इट इज़ रखा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर dx dy dz के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है जिसमें आप ये कह सको कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो dx dy dz का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आप इसको कैपिटल V लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस। ठीक है, बाकी जो टर्म बची a e की पावर ऑफ दिस dvx dvy dvz, उनको मैंने एज इट इज़ रखा और इसमें अब टर्म्स को सेपरेट कर लिया। vx² वाली टर्म को रखा dvx के साथ इंटीग्रेशन में, vy वाली टर्म को रखा dvy के साथ इंटीग्रेशन में, और dvz² वाली टर्म को हमने dvz वाले इंटीग्रेशन के साथ सेपरेट किया। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये कि आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं और ये इंटीग्रेशन रेंज करते हैं फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज़ करोगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इज़ गामा इंटीग्रल फंक्शन। उस फंक्शन में क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी की अगर आप बात करो इंटीग्रेशन में, ई के पावर माइनस अल्फ़ा वी एक्स स्क्वायर डी वी एक्स, क्योंकि देखो आपका ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन था इसमें ऐसा ही टर्म है, अगर नेगेटिव ऑफ बीटा एम बाई टू को नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा मान लो और वी एक्स स्क्वायर डी वी एक्स हो, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 1/2√π/α। तो हमारे इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और ये एक इवन इंटीजर फंक्शन है क्योंकि यहाँ स्क्वायर ऑफ टर्म प्रेजेंट है, तो आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 आएगा आपका √π/α। अल्फ़ा यहाँ किसके इक्वल है, बीटा एम बाई टू, बीटा एम बाई टू, तो ये 2 ऊपर चला गया, ये बना 2π/βm। ठीक है, इस तरह से जब आप इस इक्वेशन के अंदर तीनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए वी 2πβ/m की पावर, इसकी पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि ये 3 बार इंटीग्रेट हमने किया। बीटा की जगह आप रख सकते हो 1/kT 3/2, और यहाँ से आप इस कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हो, एन के नीचे चला जाएगा वी और ये पूरी टर्म चली जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। 1 इक्वेशन थी जो आपकी कंप्लीट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करी थी, एन आई डी वी एक्स वाई जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, एंड दस यहाँ पर एन, और फिर यहाँ पर आपका यहाँ सिर्फ ए ई की पावर ऑफ दिस था, तो हमने ए की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपका डी एक्स डी वाई डी जेड है, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस। ठीक है, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस। तो यहाँ पर आपने ये कहा कि हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया इरिस्पेक्टिव ऑफ डी वी एक्स डी वी वाई डी जेड, तो यहाँ एन आई रखा, ये वाली टर्म्स हमने एज इट इज़ रखी, ये आपका n/v चल रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, और इसको इंटीग्रेट किया, ये कंप्लीट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वी। तो इस कैपिटल वी वाली टर्म से, मतलब इस वाली टर्म से एक अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वाला वी जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ बचा एन आई डी वी एक्स एंड दिस, और यहाँ पे बचा इस तरह से। फिर से टर्म्स को सेपरेट आउट कर लो। देखो अब हम एक एक करके कोऑर्डिनेट सॉल्व करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल ओनली विद वी एक्स कॉम्पोनेंट कितने हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हमने लिखा एन आई डी वी एक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ डी वी वाई एंड डी वी जेड। जिसको भी हमने क्या दिया इरिस्पेक्टिव, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर भी किया। ऊपर हमने डी एक्स डी वाई डी जेड को इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट हमने टर्म्स लिखी। ऐसे यहाँ हम डी वी वाई डी वी जेड को इग्नोर करें, बाकी पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो वी एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ वी एक्स रखा, वी वाई वाले के साथ वाई रखा, वी जेड वाले के साथ वी जेड रखा, और क्योंकि हमने कह दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ डी वी वाई एंड डी वी जेड, तो हम यहाँ पर इसको और इस टर्म को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, ये डी वी जेड वाली जो है। और कांस्टेंट्स वाला इंटीग्रेशन फिर से वही 2πkT/m जो मैंने आपको ऊपर गामा इंटीग्रल फंक्शन से समझाया, वो वैल्यूज़ आ जाएंगे, और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़। आप देख रहे हो कि ये वाली टर्म और ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों से जब आप इस टर्म को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास सिर्फ इतना फैक्टर बचेगा एन आई डी वी एक्स के लिए, यहाँ पावर हाफ। ठीक है, जिस तरह से आपने एन आई डी वी एक्स लिखा, इसी तरह आप एन आई डी वी वाई लिख सकते हो। एन m/2πkT कॉन्स्टेंट टर्म, पावर हाफ e की पावर नेगेटिव ऑफ m, वी एक्स की जगह इस बार आ जाएगा वी वाई स्क्वायर बाई 2kT, यहाँ आ जाएगा डी वी वाई। सिमिलर मैनर में आप डी जेड के लिए लिख सकते हो वी जेड स्क्वायर डी वी जेड। ठीक है, देन अगर कोई आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एन आई वॉल्यूम स्पेस के वेलोसिटी स्पेस के अकॉर्डिंग लिखा, आपने ये वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो और उसको आप कैपिटल एन से डिवाइड कर रहे हो, तो कैपिटल एन से ये वाला एन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास प्रोबेबिलिटी में ये वाला फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, ये था आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और एक नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।